अस्सलाम वालेकुम। आज हम VFD रिपेयरिंग कोर्स की पहली क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो इस क्लास में हमने जिस VFD के बोर्ड का इंतखाब किया है वो ये वाला बोर्ड है। ये वाला बोर्ड 7.5 किलोवाट से लेके 18 किलोवाट तक की VFD को सपोर्ट करता है। तो इस पर हम क्लासेस का आगाज़ करेंगे। VFD बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को कहते हैं। तो इसमें हम मोटर की स्पीड को फ्रीक्वेंसी के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो जो AC मोटर होती है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कम या ज़्यादा करने से उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो देखें, जो स्पीड का फार्मूला है वो है 120 ज़रब फ्रीक्वेंसी बटा पोल। तो यहाँ पे ये बात देखनी है हमने, N से स्पीड ज़ाहिर की जाती है मोटर की, नंबर ऑफ़ रोटेशन जो है, इसको RPM कहते हैं, रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ नंबर ऑफ़ रोटेशन। तो P जो है पोल हैं, हमें पता है नॉर्मली मोटर जो होती है वो 1500 RPM पे चल रही होती है। जो एग्रीकल्चर की मोटरें होती हैं वो 1500 RPM पर चलती हैं। तो जो मोटरें एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें हमेशा पोल की तादाद 4 रखी जाती है। ये आप किसी भी वाइंडिंग करने वाले से पूछ सकते हैं। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जो मोटर वाइंडिंग का काम जानता है तो वो बखूबी जानता होगा। एग्रीकल्चर की मोटरें जो हैं उनके हम 4 पोल रखते हैं। तो पोल की हमने तादाद लिख ली है यहाँ पे। 120 जो है वो कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। तो अब इसकी स्पीड जो होगी 120 को 50 से ज़रब करें तो 6000 आएगा। 6000 को 4 से तकसीम करें तो हमारे पास 1500 RPM आएगा। अब देखें, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम करके 30 पे ले आते हैं तो यहाँ पे इसको अब करते हैं तो ये हमारे पास 3600 आ गया और इसको 4 से तकसीम कर लिया। तो हमारे पास जो अब स्पीड आएगी वो 900 RPM आएगी। हमने फ्रीक्वेंसी 50 पे जब मोटर को चलाया तो हमारी मोटर जो है वो 1500 RPM पे चली, मतलब इसके चक्कर जो थे वो 1500 जो थे। जब हमने फ्रीक्वेंसी कम की 30 हर्ट्ज़ पे ले आए तो हमारी मोटर की स्पीड 900 चक्कर पे आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ हो, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी हो, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 30 RPM पे मोटर चलेगी। मतलब 1 मिनट के अंदर 30 उसके चक्कर होंगे, या आप कह लें कि 2 सेकंड में मोटर 1 चक्कर कंप्लीट करेगी। तो हमें पता चला कि जो VFD है, VFD जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी के अंदर तगय्युर पैदा करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करते हैं और उसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो आपने इस तरह के डिमर देखे होंगे, हमारे घरों में ये वाले डिमर भी इस्तेमाल होते हैं।
एसी फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये डिमर इस्तेमाल होते हैं। इसमें ये दो अहम कंपोनेंट हैं। इसको हम ट्राइक कहते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है BT131 जो है ये ट्राइक है। और ये जो आपको ये वाला एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है इसको हम डाइक कहते हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट के ज़रिए हम जो घरेलू फ़ैन होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने देखा कि VFD जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के ज़रिए स्पीड को कंट्रोल करती है, लेकिन जो डिमर होता है वो वेव को कट करता है। बिलफर्ज अगर ये साइन वेव है इस तरह एक उसका हाफ साइकिल, तो इसने क्या करना है डिमर ने, इसने यहाँ पे फायरिंग एंगल करके इतना हिस्सा काट देना है। मतलब आप इसको ज़्यादा फुल पे रख के थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करते हैं फ़ैन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हिस्सा इतना हिस्सा वेव का ये खा जाएगा। ये जो डाई का ये फायरिंग एंगल के ज़रिए इस ट्राई को कंट्रोल करता है कि कितने डिग्री एंगल के ऊपर आपने, क्योंकि ये आपका 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री जो है वो बन रहा है। तो क्या करेगा, 180 में से उसने किया जी 150 डिग्री तक चलाया है। 150 डिग्री पे जाके फायरिंग एंगल किया तो 30 डिग्री जो है वो अब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये फायरिंग एंगल के ज़रिए उसके इतने हिस्से को हज़फ कर देगा इतने अरसे तक। मतलब ऐसा समझ लें कि 1 सेकंड के अंदर हम जब देखते हैं 50 हर्ट्ज़ जो साइकिल पर सेकंड है, तो वो 20 मिली सेकंड जो है वो उसका एक साइकिल बनता है, जो वो कंप्लीट ये वाला साइकिल है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दौरानिया बनता है टाइम का वो 20 मिली सेकंड बनता है, लेकिन यहाँ तक जो है वो 10 मिली सेकंड है। अब उस 10 मिली सेकंड में भी आप 5 मिली सेकंड मतलब इतना हाफ पे रख के स्पीड चलाएं और 5 मिली सेकंड उसको बिजली को ऑफ रखें। ये बड़ी स्पीड से हो रहा होता है ना, लेकिन ये जो है ये उसको इस तरह कर रहा है कि आपको महसूस नहीं हो रहा। फ़ैन जब चलता है तो उसका अपना एक मोमेंटम होता है, तो वो उस अनर्शिया की वजह से फौरी नहीं रुकता। जब बिजली बंद है तो पता है आप जब उसकी स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ देर बाद जाके फ़ैन रुकता है। तो जब 1 सेकंड में 50 दफ़ा उसका हाफ साइकिल जो कटेगा तो उससे आपको फ़ैन जो है फौरी तो नहीं बंद होगा ना, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही उसकी स्पीड कम होगी दोबारा फायरिंग एंगल आएगा, फिर इतने हिस्से में उसको सप्लाई मिलेगी हाफ साइकिल। जब ये वाला बंद है फिर अगले हाफ साइकिल में सप्लाई मिलेगी, फिर अगले हाफ साइकिल में बंद, अगले हाफ साइकिल में सप्लाई। तो ये इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो जब ये सिलसिला चलता रहता है तो फ़ैन की स्पीड जो है इस डिमर के ज़रिए हम इस तरह कंट्रोल करते हैं कि उसका साइकिल जो है अपनी मर्ज़ी से कट लगाते हैं, कितने साइकिल में हमने कितनी उसको सप्लाई देनी है। तो ये तरीक़ाकार होता है जो सिंपल डिमर है उसके ज़रिए किसी भी एसी मोटर जो है, क्योंकि फ़ैन भी एसी मोटर की ही एक सूरत है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये रिलायबल नहीं है, ये थोड़ी पावर के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर आप में से कोई ऐसा जो मेंबर हो जिसने देसी यूपीएस के ऊपर काम किया, और देसी यूपीएस के अंदर आपने देखा होगा ट्राइक वाली एक ट्रिकल किट होती थी जिसको हम ट्रिकल चार्जिंग किट बोलते थे, तो वहाँ पे एक ट्राइक लगा होता था चार्जिंग के लिए। तो वो भी इसी तरह जिस तरह ये ट्राइक है वो बड़ा होता था, तो वो ट्राइक जो है उस ट्रांसफार्मर की जो है वाइंडिंग को एनर्जाइज करता था इसी फायरिंग एंगल के ज़रिए। तो उसके ज़रिए फिर हम उसकी करंट को कंट्रोल करते थे। तो ये एक तरह कोई रिलायबल तरीका नहीं है, ये छोटे लेवल पे छोटी मोटरों को कंट्रोल करने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बड़ी मोटरों को
कंट्रोल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता। तो अब हमने बड़ी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये VFD जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि ये VFD बेसिकली इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने के लिए डिज़ाइन की गई है। अब चूँकि इसका वसी पैमाने पर एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हम डायरेक्ट सोलर से इसको सप्लाई मुहैया करते हैं और मोटर जो है उसको इसके ज़रिए ड्राइव करते हैं। अब इस जो VFD है इसकी हम ब्लॉक डायग्राम के ऊपर जाएंगे। तो ब्लॉक डायग्राम जो है उसके साथ साथ फिर इसको भी देखते हैं। तो ये जो VFD है इसकी ब्लॉक डायग्राम, ये वाली ब्लॉक डायग्राम है इसकी। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ी चीज़ें आपको दिखाऊं तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये RST UVW RST जो है ये यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं 3 फेज़। जो हमारे पास इंडस्ट्री में जब हम किसी मोटर को ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे 3 फेज़ सप्लाई देते हैं और आगे UVW के ज़रिए हम सप्लाई फिर मोटर को आगे फराहम करते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे भी 3 फेज़ दे ली, यहाँ पे 3 फेज़ ले ली, तो डायरेक्ट हम मोटर को क्यों नहीं दे रहे? अगर डायरेक्ट हम मोटर को देंगे तो ये जो VFD है उसके ज़रिए हम स्पीड कंट्रोल कर रहे थे वो तो फिर कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चलेगी। तो VFD का मकसद ही ये है कि मोटर की स्पीड को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करना। तो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो 2 टर्मिनल हैं ये डायरेक्ट इसकी बस के ऊपर जा रहे हैं। तो ये वाला जो IGBT है, यहाँ पे इस IGBT में अगर देखें तो ये 2 आपको इस बोर्ड में ये जो आपको 2 होल नज़र आ रहे हैं ये बस के हैं और यहाँ पे IGBT लगता है मेन इसका जो मॉड्यूल है। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे और ये जो नेगेटिव पॉइंट है और ये जो पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला इस बस के इस हिस्से पे आएगा। तो अब इसमें जो चीज़ें हमें डायग्राम से देखते हैं फिर आगे इसको दोबारा रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट जो हमारे कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है इसको फीड कर रहा है, डायरेक्ट फीड कर रहा है। और ये जो नेगेटिव साइन है इसको देखें तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कैपेसिटर बैंक को डायरेक्ट फीड कर रहा है। लेकिन जब आप ये वाला RST जो है यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे सप्लाई दी है चाहे वो पॉजिटिव DC आपने सोलर की दे दी है या फिर आपने यूटिलिटी की यहाँ पे सप्लाई दी है इसको, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट RST नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफायर ब्रिज के ज़रिए जो AC कन्वर्ट होगी DC में वो यहाँ पे आएगी और इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगी। तो अब यहाँ पे देखें RST जो नेगेटिव है ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव का है, ये हमारी नेगेटिव बस का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये हमारा पॉजिटिव का बन रहा है। तो पॉजिटिव में आपने देखना है कि जो हम डायरेक्ट पॉजिटिव यहाँ बस पे दे रहे थे ये वाला हिस्सा था जो वो तो डायरेक्ट कैपेसिटर पर आ रहा था, लेकिन जब हम यहाँ यूटिलिटी के ऊपर दे रहे हैं तो फिर क्या होता है कि फिर ये वाला हिस्सा इस डायोड में से होते हुए यहाँ इस रजिस्टर पर पहुँचेगा। ये जो 4 रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे अगर सर्किट में आप देखें तो आपको ये 4 रजिस्टर नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे 2 मतवाजी में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ये दोनों जो बैंक हैं रजिस्टर के आपस में सीरीज़ में जुड़ के फिर यहाँ पे ये 2 आगे आ जाते हैं।
तो इसी तरह हमने यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर देखा है। तो जो अगला हिस्सा रजिस्टर का होगा वो कैपेसिटर के साथ जुड़ा होगा। अब क्या होता है कि जब हम इसको यूटिलिटी या सोलर यहाँ पे फ्राहम करते हैं तो जो कैपेसिटर्स होते हैं उसमें इन रश करंट जो होती है वो इन रजिस्टर्स के ज़रिए कम कर दी जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होते हैं, सॉफ्ट चार्जिंग जिसको हम कहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त हो जो देसी यूपीएस का काम करता हो, जो अहबाब देसी इन्वर्टर का काम करते हैं, वो ये जानते हैं कि जब यूटिलिटी के ज़रिए हम डायरेक्ट देते हैं ब्रिज को पावर और अगर सोलर ना हो तो क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि या तो ब्रिज रेक्टिफायर जल जाता है या कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे जो लोकल कारीगर हैं वो यहाँ पे ये जो सॉफ्ट चार्जिंग के लिए या इन रश करंट को इस कम करने के लिए रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट ही ब्रिज से कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो जब कैपेसिटर चार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा करंट को ड्रा करते हैं, वो करंट को लेते हैं। तो जब वो करंट लेते हैं तो इसके ऊपर जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके ऊपर सारा स्ट्रेस आता है। तो उसकी वजह से या तो पीछे वायर्स जल जाती हैं, ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अगर ब्रेकर बड़ा है, वायर ज़्यादा मतलब पावर्स की हैं तो ये डायोड वगैरह जल जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं इनका मकसद ये है कि जो कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं इनकी इन रश करंट को कम करने के लिए। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो रजिस्टर हैं ये किस मकसद के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे दो रिले लगी हुई हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे जो रिले, ये दोनों जो रिले हैं ये आपस में मतवाजी कनेक्शन पे जुड़ी हुई हैं, पैरेलल कनेक्शन पे। अब अगर आप एक रिले उतार भी देंगे तो ये बोर्ड उसी तरह काम करता रहेगा, लेकिन दो रिले लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट भी अगर गुजरे तो उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे ही ये कैपेसिटर्स चार्ज होंगे तो ये जो हमारा सेक्शन है सप्लाई वाला, ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो सप्लाई वाला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन है, यहाँ ये वाला सेक्शन जो है सप्लाई वाला है। तो जैसे ही ये सप्लाई वाला सेक्शन काम करेगा तो सीपीयू कार्ड जो है वो ऑन होगा और सीपीयू कार्ड सेंस करेगा कि सर्किट के अंदर कोई आईजीबीटी जो है वो ख़राब तो नहीं है, कोई वायर जो है वो मोटर की वो ब्रेक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें सेंस करेगा और सेंस करने के बाद जब उसे सिग्नल मिल जाएगा कि सारी चीज़ें ओके हैं तो वो इस रिले को ऑन करवाएगा। और जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो ये यहाँ से, अब ये जो करंट है यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगी और ये जो रजिस्टर्स हैं ये बाईपास हो जाएंगे। और जितनी देर तक VFD रन रहेगी, चलती रहेगी, तो ये सारी की सारी करंट इस रिले में से गुजर कर यहाँ पे आएगी और ये जो रजिस्टर्स हैं इनका काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर CPU कार्ड ये सेंस करता है कि आगे बोर्ड के अंदर, मतलब ये जो IGBT मॉड्यूल हैं इनमें किसी जगह पे कोई ख़राबी है, तो CPU कार्ड सेंस करने के बाद ये फैसला करेगा कि इस रिले को अभी नहीं चलाना और वो आपको डिस्प्ले के ऊपर किसी भी किस्म का जो भी मुतलका फ़ॉल्ट होगा वो शो करेगा कि इस VFD बोर्ड के अंदर ये वाला फ़ॉल्ट है, इस फॉल्ट को रिमूव करें। जब तक वो फॉल्ट रिमूव नहीं होगा और जब तक VFD का CPU कार्ड फॉल्ट को सेंस करता रहेगा तब तक वो ये वाला रिले ऑपरेट नहीं करवाएगा। और जब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगा तो करंट जो है वो इन रजिस्टर्स के ज़रिए पास होकर आगे DC बस में आएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर यहाँ पे कोई मसला भी है
तो करंट जो है वो रजिस्टर में से पास होके गुजर रही है, तो वो कम हो रही है, क्योंकि हमें पता है रजिस्टर जो है वो करंट की मकदार को कम करते हैं। हमें पता है कि ओम लॉ जो है वो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस की मकदार बढ़ती जाएगी तो करंट कम होती जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो करंट की मकदार को कम कर देंगे, आगे कम करंट जाने की वजह से नुकसान कम होगा और ये जो IGBT मॉड्यूल है ये ब्लास्ट होने से बच जाएगा। तो हमें पता चला कि ये जो रिले है ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है, सर्किट की हिफाजत के लिए ये रिले काम कर रही है। तो आप सब अहबाब इस सर्किट डायग्राम को देखें तो अब जहाँ पे ये जो बस के वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, अब ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव बस, और ये वाला नेगेटिव बस। तो इसमें हमारे ये जो 3 IGBT हैं, क्योंकि हमें पता है 3 फेज़ हैं UVW, ये नेगेटिव बस के साथ जो IGBT जुड़े हुए हैं इनको हम लो साइड कहेंगे, लो साइड। और ये जो हमारे पॉजिटिव बस के साथ IGBT जुड़े हुए हैं, मतलब इन IGBT को अगर देखें तो इनका एमीटर जो है, एमीटर वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव बस के साथ। तो ये वाले हमारे लो साइड के IGBT हैं। अब ये जो IGBT हैं इनका ये कलेक्टर वाली साइड जो है, कलेक्टर वाली, वो DC बस पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है, तो इनको हम हाई साइड कहेंगे। तो हमें पता चला कि लो साइड और हाई साइड के IGBT इस तरह होते हैं कि जो पॉजिटिव बस के साथ जिन IGBT का कलेक्टर जुड़ा होता है उनको हम हाई साइड कहते हैं, और जिन IGBT का एमीटर नेगेटिव साइड के साथ जुड़ा हो तो वो हमारा लो साइड होता है। तो जहाँ पे हाई साइड के IGBT का एमीटर और लो साइड के IGBT का कलेक्टर आपस में जॉइंट होते हैं तो वो हमारा लोड वाला पॉइंट, जहाँ पे हम सप्लाई आउट लेते हैं, वो वाले पॉइंट होते हैं। इसको इस तरह देखें कि ये जो लो साइड का IGBT है इसका एमीटर नेगेटिव बस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कलेक्टर जो है वो हाई साइड के IGBT के एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम आउट ले रहे हैं और इस IGBT का जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव बस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम फिर हाई साइड का IGBT कहते हैं। तो ये तीनों जो कम्बिनेशन है वो इसी तरह बने हुए हैं। अब चूंकि ये सारा का सारा 3 फेज़ सिस्टम होता है, इसमें 3 फेज़ होते हैं, तो इन तीनों फेज़ों के ऊपर जब हम ड्राइविंग सेक्शन अप्लाई करते हैं तो आपने जो कारीगर हजरात हमारे देसी UPS या देसी इन्वर्टर का काम करते हैं वो ये जानते हैं कि आजकल मार्केट में जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसमें हम कहते हैं जी ये यूनिपोलर सॉफ्टवेयर है और ये बाईपोलर सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर यूनिपोलर होता है उसमें हम कहते हैं कि जो एक पोल है, मतलब ये वाला एक पोल है आपका, इसको आप V वाला, ये U वाला, ये वाला पोल जो है U वाला, इतने सेक्शन को आप कह लें जी एक पोल है। इस पोल के ऊपर हम कहते हैं जी हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है जी 12 किलोहर्ट्ज़। तो अब ये वाला जो पोल है इसके ऊपर कहते हैं हम जी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 50 हर्ट्ज़ है। यहाँ पे 12,000 हर्ट्ज़ है और यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ है। ये यूनिपोलर है। तो ये वाला सिस्टम जो है वो सिंगल फेज सिस्टम में तो चलता है, लेकिन ये जो हमारा VFD है इसमें 3 फेज़ हैं, तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमेशा बाईपोलर सिस्टम होगा। यूनी बेसिकली यूनी एक को कहते हैं, यूनी 1 को कहते हैं, और जो बाईपोलर होता है जिसमें BI बाई है इसको हम
टू मतलब टू कहते हैं, इसको हम टू कहते हैं, बाईपोलर। तो जो बाईपोलर होगा उसमें क्या होगा कि अगर हमारा ये वाला जो सिस्टम है इसमें 12 किलो हर्ट्ज़ कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें भी 12 किलो हर्ट्ज़ ही होगी। और ये जो अब चूँकि इसमें तो 3 पोल हैं तो इसको हम ट्राईपोलर कहेंगे। ट्राई कहते हैं 3 को कहते हैं, ट्राईपोल हैं जी इसमें। तो ट्राईपोलर जो होगा इसमें फिर हमारी यहाँ पे भी 12 किलो हर्ट्ज़ है, अगर बिलफर्ज तो यहाँ पे भी हमारी फ्रीक्वेंसी 12 किलो हर्ट्ज़ ही होगी। तो अब आप ये इसमें ये जो बातें गौर करने वाली हैं कि हमारा जो ये वाला हमारा ये जो VFD है इसमें 3 पोल हैं, तो तीनों पोलों के ऊपर हम कहेंगे ट्राईपोलर फ्रीक्वेंसी, मतलब तीनों पोलों के ऊपर एक जैसी फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि इसके ऊपर 12 किलो हर्ट्ज़ चल रही है तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ चल रही है। मतलब यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर 12 किलो हर्ट्ज़ है तो यहाँ पे भी कैरियर फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी और यहाँ पे भी उतनी ही होगी। लेकिन जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ट्ज़ है, नॉर्मली हम अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उनको 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। लेकिन चूँकि VFD जो है वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है तो उसमें हम 1 हर्ट्ज़ से लेके 400 हर्ट्ज़ तक अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जब आप इंडस्ट्रीज़ में VFD को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप इसको बतौर अगर सर्वो ड्राइव यूज़ करें तो आप PLC के ज़रिए सिंक्रोनाइज़ करके इसकी 400 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी को ले जा सकते हैं, 1 हर्ट्ज़ से लेके 400 हर्ट्ज़ तक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये आपने CPU कार्ड के ज़रिए एक ही दफ़ा सेटिंग करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो तकरीबन 4 किलो हर्ट्ज़ तक होती है इसकी CPU कार्ड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से CPU कार्ड के ज़रिए इसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील कर सकते हैं। मतलब अगर आपने जो मॉड्यूल इस्तेमाल किए हैं बड़े, अगर आप मॉड्यूल यूज़ करते हैं जो 200 एम्पेयर के हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम नहीं करते इतना अच्छा, तो हमें फिर वहाँ पे 2 किलो, 2.5 किलो या 3 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी या 4 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। और अगर आप इसको छोटे मॉड्यूल यूज़ करें, इसके ऊपर 20, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर तक के जो छोटी पैकेजिंग के अंदर आते हैं तो उनको फिर ऑपरेट करने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 12 किलो हर्ट्ज़ तक भी ले जा सकते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी वो एक ही रहेगी जो आपने उसकी सेटिंग के अंदर पहले से तय कर दी है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी अब इसकी ड्राइव पर है वो आप 50 हर्ट्ज़ तो सेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी यहाँ पे DC के ऊपर जो आपने इसको सप्लाई दी हुई है या RST के ऊपर जो सप्लाई दी हुई है आपने अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पावर कम होती जाएगी वो CPU का डिटेक्शन करके इसकी फ्रीक्वेंसी कम करता जाएगा और अपनी मर्ज़ी से अगर आपने 30 रखी है मिनिमम तो 30 और 50 के अंदर वेरी करती जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी। और अगर आपने इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया है तो इंडस्ट्री में यूज़ करना है तो फिर वहाँ पे ये होता है कि जो CPU कार्ड है इसको लिंक किया जाता है PLC के ज़रिए, तो वहाँ पे फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी PLC जिस तरह उसको कमांड देगा तो उसके हिसाब से फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाएगा। तो आज हमने सीखा कि जो VFD है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और वो किस तरह काम करती है और जो उसका बुनियादी ढांचा है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो आज की क्लास इतनी ही, कल अगली क्लास में मिलते हैं।